दोस्तों नमस्कार। कांग्रेस फॉर कंट्री में आपका स्वागत है। इस देश की सत्ता अपनी वैदेशिक नीति और घरेलू नीतियों पर जिस तरीके से चल रही है, क्या कभी इस देश ने ऐसी बदहाली देखी थी? क्या इस देश के अन्य हुक्मरानों ने, अन्य सरकारों ने कभी हमारे देश की वैदेशिक नीति को तमाम देशों के साथ आपसी संबंधों को इतने रसातल तक पहुंचाया था? वो कौन सी ऐसी बात है जब भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की सरकार फुटबॉल की तरह कभी अमेरिका के हाथों, कभी चीन के हाथों खेल रही है? आखिर वो कौन सी कमजोर कड़ियां हैं कि हमारे प्रधानमंत्री के अंदर इतना साहस नहीं है कि जब चीन हमारे सीमा में घुसपैठ करता है, सड़कें बनाता है, हमारे सैनिकों की हत्याएं करता है, तब इस देश का प्रधानमंत्री इतना कमजोर और कायर कैसे साबित हो जाता है कि उसके अंदर इतना साहस, नैतिक साहस नहीं है कि वह चीन का नाम लेकर बोल सके कि उसने ऐसा दुस्साहस क्यों किया और ऐसा दुस्साहस करने का अंजाम हमारे देश की जनता, हमारे देश की सरकार, हमारे देश की सेनाएं मुंहतोड़ जवाब दे सकती हैं। क्यों नरेंद्र मोदी, जो कल तक डोनाल्ड ट्रंप के साथ गलवहियां डाल रहे थे अहमदाबाद से लेकर वाशिंगटन तक, ट्रंप को जिताने की कवायतें कर रहे थे, रैलियां कर रहे थे, भारतीयों का वोट उनके लिए बटोर रहे थे, आज वही ट्रंप रोज बरोज हमारे देश को जलील कर रहा है, हमारे सामने ऐसी शर्तें थोप रहा है, अनैतिक शर्तें थोप रहा है, जैसे भारत कोई संप्रभु राष्ट्र नहीं, जैसे इस देश की अपनी कोई नीतियां नहीं। यह गरिमामयी देश जिसने आज़ादी के बाद कभी दुनिया में किसी देश के आगे अपना सर नहीं झुकाया, आज वह देश मौन साधे हुए फुटबॉल की तरह कभी इस पाले कभी उस पाले लुढ़कने के लिए मजबूर है। आप जानते हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरीके से हमें विवश किया, ऑपरेशन सिंदूर के समय बार बार उसने कहा कि हमने आवाज रुकवाई है, हमने ट्रेड का दबाव बनाकर, ट्रेड की धमकी देकर इस देश की सरकार को, पाकिस्तान की सरकार को युद्ध रोकने के लिए मनाया है। हमारे प्रधानमंत्री न बाहर और न संसद में बार बार नेता प्रतिपक्ष द्वारा यह सवाल पूछे जाने के बाद भी यह नहीं कह सके कि डोनाल्ड ट्रंप के ये जो बयान हैं यह झूठे हैं और डोनाल्ड ट्रंप लफाजी कर रहे हैं। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के साथ तेल खरीद समझौते, जो हमें सस्ते दर पे तेल उपलब्ध करा रहा था, उस समझौते से पीछे हटने के लिए हमें विवश किया और हमारी सरकार विवश हुई। वह बार बार भारत के हितों के बरखिलाफ, जिन देशों से हमारे दशकों के संबंध हैं, जिन देशों के साथ हमारा देश एकताबद्ध तरीके से अपनी वैदेशिक मामलों में सफलतापूर्वक सहयोगात्मक रुख अपनाता आ रहा है, उन देशों से आज हमारे देश के संबंध खराब हो चुके हैं। हाल ही में जो चाबहार पोर्ट, जहां पर भारत ने बड़ी पूंजी इन्वेस्ट की थी और भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए भविष्य में वह एक बड़ा साधन बनने वाला था, नरेंद्र मोदी की सरकार ने अमेरिकी दबाव में उस समझौते से खुद को बाहर कर लिया, जिस समझौते में चाबहार के हमारे देश के लाखों डॉलर रुपए खर्च हुए थे। रूस के साथ जो तेल व्यापार था, उससे भी हमारी सरकार पीछे हट गई। चीन जिस तरीके से हमारे देश में अपने चीनी माल को डंप कर रहा है, हमारा पूरा देश चीनी सामानों से पटा पड़ा है। बावजूद इसके इतना बड़ा बाजार हम मुहैया करा रहे हैं चीन को, लेकिन चीन पाकिस्तान के साथ खुलेआम गलवैयां डालता है। ऑपरेशन सिंदूर में हमने देखा, और लगातार चीन अपने मंसूबे साफ कर चुका है कि उसकी प्राथमिकताएं क्या हैं। आखिर वो कौन सी कमजोरियां थीं जिसके कारण हमारी सरकार
इस तरीके से विवश है, कोई भी देश या पूरा देश यह देखकर हतप्रभ हो गया कि ऑपरेशन सिंदूर के समय नॉट अ सिंगल वन, एक भी देश ने हमारे साथ खड़े होने की खुलकर जहमत नहीं उठाई, जबकि हमारे प्रधानमंत्री दुनिया के सभी देशों में 2-2, 4-4 बार यात्राएं कर चुके हैं। उन यात्राओं का परिणाम इस देश को नहीं मिला है। उन यात्राओं का परिणाम सिर्फ और सिर्फ अडानी को मिला है। अडानी के लिए बिजनेस एकत्र करने, अडानी के प्रोजेक्ट्स को उन देशों में लागू करवाने के एजेंट के बतौर अभी तक हमने अपने देश के प्रधानमंत्री का चेहरा देखा है। विदेश मामलों में इस तरीके के नाकारेपन को, ऐसी निठल्लेपन को कभी हमारे देश ने देखा नहीं। आपको याद होगा, चाहे वह 1971 हो, चाहे उससे पहले कि पाकिस्तान और चीन के साथ हमारे संघर्ष हों, इन सभी संघर्षों में हमारा देश एक पिछड़ी अवस्था में होने के बावजूद भी सीना तान के ऐसी ताकतों के साथ 2-2 हाथ करता आया है। आखिर ये कौन सी मजबूरियां हैं? उन मजबूरियों में पहली कड़ी जुड़ती है अडानी और अंबानी की। यह देश जनता के हितों पर प्राथमिकता देते हुए नहीं चल रहा है। नरेंद्र मोदी की सरकार की नजर में इस देश की जनता के व्यापक हित की बजाय अडानी और अंबानी के हित प्राथमिकता में हैं। और यही वजह है कि चाइना के साथ अंबानी का पूरा रिलायंस प्रोजेक्ट, रिलायंस का जो जियो का प्रोजेक्ट है, ज़्यादातर उस प्रोजेक्ट में चाइनीज इन्वेस्टमेंट है और चाइना के साथ मिलकर वो ये काम आगे बढ़ा रहा है। दूसरी तरफ दुनिया के देशों से सस्ते दर पर कोयला खरीदकर हमारे देश को मजबूरी में, हमारे देश की जो सरकारी कंपनियां हैं उन कंपनियों को बाध्य करना और उन कोयलों को बहुत महंगे दर पर खरीदे जाने के लिए बाध्य करना और उन कोयलों को भारत से चीन को निर्यात करना। चीन का एक बहुत बड़ा इन्वेस्टर है जिसके साथ अडानी और उसके परिवार के रिश्ते जगजाहिर हो चुके हैं। दूसरी तरफ अमेरिका में अडानी के खिलाफ कानूनी मुकदमा चल रहा है जिसके खिलाफ वारंट जारी हो गया है और हमारे प्रधानमंत्री इन दोनों के दबाव में नहीं चाहते कि चीन और अमेरिका के खिलाफ कुछ भी बोला जाए, चाहे इस देश के संप्रभुता और इस देश के आर्थिक हितों को गिरवी ही क्यों न रखना पड़े। हमारे जो पड़ोसी देश थे, बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, भूटान हो, नेपाल हो, इन सभी देशों के साथ हमारे रिश्ते इस अवस्था को पहुंच गए हैं कि हम उनसे किसी सहयोग की अपेक्षा नहीं कर सकते। अभी हाल ही में ऐसी खबरें आने लगी हैं कि पुतिन की भारत यात्रा के बाद जो ढुलमुल रवैया नरेंद्र मोदी का है, उसको देखते हुए पुतिन ने श्रीलंका, बांग्लादेश और दूसरे छोटे देशों के साथ अपने रिश्ते बढ़ाने की घोषणा की है। इन चीज़ों को देखते हुए एक कमज़ोर, लाचार सत्ता जो संकट की घड़ियों में, जब भी देश संकट की घड़ियों में होता है तो हमारे देश का प्रधानमंत्री मौन साथ लेता है। वह कभी भी साहस के साथ इस देश की जनता को आगे बढ़कर नेतृत्व नहीं देता, इस देश की जनता के आत्मसम्मान और आर्थिक हितों की रक्षा करने का संबल नहीं बनता। वह अजीब तरीके से चुप्पी साध लेता है। वहीं देश के आंतरिक मामलों में आप देख रहे हैं कि पूरा देश एक असुरक्षित भविष्य की तरफ बढ़ रहा है। सरकारें लूटी जा रही हैं, संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जा करने के हर हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, न्यायपालिका के निर्देशों की खुलेआम अवहेलना हो रही है
चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था को एक अपने प्यादे और एजेंट के रूप में तब्दील कर दिया गया है। लोगों के मताधिकार के साथ सरेआम खेल खेला जा रहा है। रोजी रोजगार और महंगाई जैसे मुद्दे पृष्ठभूमि में धकेल दिए गए हैं। विश्वविद्यालयों में छात्रों को ज्ञान और विज्ञान से लैस समृद्ध अध्ययन प्रक्रिया की बजाय उनको पश्चिमगामी मध्ययुगीन बर्बरता की तरफ धकेलने के हर हथकंडे आरएसएस के साथ मिलकर नरेंद्र मोदी सरकार अंजाम दे रही है। अभी हाल ही में एक तथाकथित केंद्रीय विश्वविद्यालय का वाइस चांसलर माने जाने कथाकार मनोज रूपड़ा के साथ सरेआम बदतमीजी और बेइज्जती कर रहा है। धर्म के जिस हथियार से भारतीय जनता पार्टी इस देश में सत्ता पाना चाहती है, उसने धर्म को भी एक औजार के रूप में तब्दील कर दिया है। जो हमारे देश के प्रतिष्ठित धार्मिक मठ और संस्थाएं थीं, महत्वपूर्ण रूप से आदि शंकराचार्य के 4 पीठ थे, उन सभी पीठों पर कुछ न कुछ विवाद खड़ा करके इन्होंने फर्जी शंकराचार्य बैठाने या उनको अपदस्थ करने के हर हथकंडे अपनाए हैं। ऐसे झूठे लफाज कथावाचकों और बाबाओं की फौज खड़ी की है, जो लगातार इनके हितों को ध्यान में रखते हुए इस देश की जनता को दिग्भ्रमित करते हैं और इस देश में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की प्रक्रिया को तेज करने की कोशिश करते हैं। प्रयागराज में चल रहे माघ मेले में कल मौनी अमावस्या को जो स्नान होता है, अविमुक्तेश्वरानंद जो शंकराचार्य की पीठ के शंकराचार्य हैं, उनको स्नान करने से रोकने, उनको धक्का देने, उनके समर्थकों के साथ मारपीट करने जैसी घटनाएं देखने को मिली हैं। वहीं दूसरी तरफ ऐसे फर्जी बाबाओं जो करोड़ों करोड़ की गाड़ियों का प्रदर्शन कर रहे हैं और उन पर सोशल मीडिया और जो टेलीविजन चैनल्स हैं उस पर चर्चाएं रस ले लेकर की जा रही हैं। सतुआ बाबा एक नया अवतरित बाबा है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वह मुख्यमंत्री जी का वरदहस्त है उसके ऊपर, इसलिए जिलाधिकारी जाकर उनके यहाँ बैठ के टिक्कड़ और रोटियां सेकने लगता है। गोल्डन बाबा, मारुति बाबा, अरे जाने क्या 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 तमाशा मचा रखा है इस देश के धर्म को, महान धर्म और उसके आध्यात्मिकता को, जिसने दर्शन में पूरी दुनिया को नेतृत्व दिया, जिस भारतीय दर्शन ने ज्ञान की चरम पराकाष्ठा प्राप्त की, उस धर्म को, उसकी महत्ता को इन्होंने विभाजित करके संतों को आपस में लड़ा के दकियानूस और भ्रष्ट और पूरी तरह मोह माया के जंजाल में फंसे हुए संतों को आगे लाकर पूरे इस देश की धार्मिक जो मान्यताएं हैं और आस्थाएं हैं उस पर लगातार चोट की है। मनचाही व्याख्याएं ये करते रहते हैं। अब ये सवाल है कि भारत एक लोकतांत्रिक सेकुलर देश के रूप में पूरी दुनिया में ख्यातिलब्ध है और हमारी मान्यताओं पर, हमारे संवैधानिक मूल्यों पर चोट क्यों हो रही है? क्योंकि हमारी सरकार दो अंतर्विरोधी चरित्र अपनाए हुए हैं। एक तरफ दिखाने के लिए वह संविधान, लोकतंत्र का एक ऊपरी आवरण ओढ़ती है और उसकी पृष्ठभूमि में
वह इस देश को रसातल में पहुंचाने वाले मनुस्मृति, जातिवादी व्यवस्था, ऊंच नीच, भेदभाव और तमाम पंथों में आपसी संघर्ष को बढ़ावा देकर धार्मिक उन्माद बड़े पैमाने पर खड़ा करके वह सत्ता हथियाना चाहती है। और जब कभी भी ऐसे हथकंडे उसके बेकार साबित होते हैं तो वह अपनी सत्ता के दम पर, अपने सत्ता और सरकार के कारिंदों के जरिए वह इस लोकतंत्र का अपहरण कर रही है। उसने भ्रष्टाचार को जिस तरीके से संस्थाबद्ध किया है, भारतीय जनता पार्टी ने, हमने देखा कि किस तरीके से चुनाव कोष में उसने ईडी की धमकियां देकर और ईडी के नाम पर तमाम कंपनियों से हजारों हजार करोड़ रुपए चुनावी मद में चंदा लिया। इसका मतलब यह हुआ कि यह सरकार भ्रष्टाचार को पिछले दरवाजे से संस्थाबद्ध कर रही है और उसको एक कानूनी जामा पहनाने की कोशिश कर रही है। यह सरकार चाहती है कि इस देश की जनता इन सब चीजों से इतनी आदी हो जाए, उसकी आदत बन जाना चाहिए कि वह इन मुद्दों पर सवाल ना खड़ा करे और उनसे बार बार यही सवाल खड़ा किया जाए कि क्या तुम रोजी रोजगार, भ्रष्टाचार, शिक्षा, स्वास्थ्य और जन सुविधाओं और लोक कल्याणकारी राज्य में जो उसको उसका हिस्सा चाहिए उस पर मुखर होने के बजाय उसे हिंदू अस्मिता, तुम्हारा अस्तित्व खतरे में है, मुसलमान बढ़ रहे हैं, आदि आदि शोसेबाजी करके लगातार दिग्भ्रमित किया जाए और पूंजीपतियों के हितों और अपने चंद पूंजीपति यारों के हितों को पूरा किया जाए। 2026 में हम प्रवेश कर चुके हैं। आपने देखा अपराधियों, बलात्कारियों और माफियाओं का, पूरे देश के चुनिंदा अपराधी, माफिया और बलात्कारी सब भारतीय जनता पार्टी में क्यों हैं? क्या कभी आपके मन में यह सवाल आया? जितने भी दबंग समाज को कुचलने वाले तत्व हैं वह सभी भारतीय जनता पार्टी में क्यों हैं? इसका मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी इस देश की आम जनता के हितों को कुचलकर उन्हें सांप्रदायिक आधार पर धर्मोन्माद में ढकेलकर सत्ता पर काबिज रहना चाहती है और अपने अडानी अंबानी जैसे चंद पूंजीपतियों के हितों को पूरा करते हुए इस देश के संसाधनों को उनके हवाले करना चाहती है। जिस किसान आंदोलन में हमारे सैकड़ों किसानों ने शहादतें दी और मजबूरी में इन्हें वो किसान कानून, काले कानून वापस लेने पड़े थे, वह किसके लिए हो रहा था? वह अडानी के लिए हो रहा था। अडानी को आप आए दिन खबरें पढ़ते हैं कि जो भी चीजें हैं, बिहार में प्रधानमंत्री भाषण दे रहे थे चुनाव में कि उद्योग के लिए यहाँ जमीनें हमारे पास नहीं हैं, और वहीं उन्होंने एक हरित इलाके को, जहाँ के किसान बागवानी के जरिए बड़े पैमाने पर अपना, उन बिहार के किसानों की सैकड़ों एकड़ जमीन, बेशकीमती जमीन जिनसे उनकी आजीविका चल रही है पीढ़ियों दर पीढ़ियों, उनको उठा के अडानी को सौंप दिया औने पौने दामों में। यह जो सरकार कर रही है भाजपा की, वह दो लोगों को जमीनें दे रही है। एक तो अडानी जैसे पूंजीपतियों को जो प्रोजेक्ट के नाम पर पूरी जमीनों की लूट मचाए हुए हैं, दूसरी तरफ बाबाओं को मनचाहे। अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने सुना है कि ये जो तथाकथित सतुआ बाबा है, इसको भी बड़ी जमीन आवंटित की है। क्या हो रहा है? ये किस लिए किया जा रहा है? इस देश की जनता जरूरी संसाधनों के लिए तरस रही है। इस देश का गरीब अपनी आजीविका के लिए, मजदूरी के लिए तरस रहा है। महात्मा गांधी नरेगा जैसी योजनाओं को इन्होंने, महात्मा गांधी नाम हटाने की जो बातें की जा रही हैं, वो बात, सवाल इसका नहीं है महात्मा गांधी का नाम इन्होंने हटाया।
इनको राष्ट्रपिता से, महात्मा गांधी से जलन हो सकती है, चिढ़ हो सकती है। महात्मा गांधी का कद इतना छोटा और ऊंचा नहीं है कि वह इनके सर्टिफिकेट का मोहताज हो। इनको पूरी दुनिया में महात्मा गांधी की पहचान के साथ जोड़ना पड़ता है। पूरी दुनिया जिस महात्मा गांधी को महान संत के रूप में जानती है, जिन्होंने इस देश के स्वतंत्रता आंदोलन में अभूतपूर्व नेतृत्व प्रदान किया, इन्होंने नरेगा की पूरी योजनाओं की मट्टी पलीत कर दी। जिस नरेगा ने संकट के दौर में इस देश के मजदूरों को बड़े पैमाने पर आर्थिक आधार प्रदान किया था, आज इन्होंने नरेगा में ऐसी शर्तें थोप दी हैं कि न काम मिलेगा, न मजदूर उसके लिए गारंटी नहीं मांग सकता। अब वो एक गारंटी कानून की तरह नहीं रहेगा। ये कह रहे हैं कि इन्होंने 125 दिन बढ़ा दिया। सवाल यह है कि अभी तक तो ये 56 दिन दे ही पा रहे थे, 100 दिन था तो। अब ये उसमें नए संशोधन लेके आए हैं, जिसमें ये इन्होंने कहा है कि हम इसकी गारंटी नहीं देते, और उन सरकारों में जो गैर भाजपा शासित सरकारें हैं, उनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। उनके प्रदेशों में तो ये पूरी तरह से उस योजना को बंद कर देंगे, क्योंकि इसके लिए कोई बाध्यता नहीं है। और जहां इनकी सरकारें हैं, उन सरकारों में भी उस योजना के नाम पर कोई गारंटी नहीं दी जाएगी। इनके मनचाहे तरीके से वो योजना चलेगी। इसका मतलब ये हुआ कि इस देश का आम नागरिक जो नरेगा जैसी योजना से लाभान्वित हो रहा था, अपने बाल बच्चों का पालन पोषण कर रहा था, अब वो नरेगा कानून के तहत रोजगार की गारंटी नहीं मांग सकता। तो दोस्तों, यह ऐसा संकट का दौर है। इन्होंने देश के घरेलू मोर्चे पर देश को रसातल में पहुंचा दिया है, और वहीं हमारे जो वैदेशिक मामले हैं, विदेशों के साथ जो हमारे संबंध थे, जो हमारी अर्थव्यवस्था को समृद्ध कर रहे थे, उसमें इन्होंने जो सबसे भरोसेमंद हमारे मित्र थे, हमारे पड़ोसी देश थे, इन्होंने सबके साथ रिश्ते खराब कर लिए हैं। और इनका जो सांप्रदायिक एजेंडा है, उसने खास तौर पर उन देशों में जहां मुस्लिम रहते हैं, उन देशों के हुक्मरानों को भी बड़े पैमाने पर इनके प्रति एक पूर्वाग्रह बनाने का आधार मुहैया कराया है। और ये अमेरिका का पिछलग्गू बनना चाहते हैं। आज तक हमारी देश की सरकार जब बहुत कमजोर अवस्था में भी हुआ करती थी, कभी उसने अमेरिकी तानाशाही के आगे घुटने नहीं टेके, लेकिन यह रेंग रहे हैं। इसलिए हमारे देश की संप्रभुता भी खतरे में है, और हम जैसे नागरिकों का ये कर्तव्य है कि ऐसी सरकारों के खिलाफ एक विशेष तरीके से अपने ज़हन में, अपने समाज में और अपने क्षेत्र में मुखर होकर इनको बेनकाब करने की जद्दोजहद होनी चाहिए। इनके सांप्रदायिक उन्मादी माहौल से खुद को बचाते हुए इनसे दो दो हाथ किया जाना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।